Hello everyone. So again, it's going to be one of the most prominent session of the day. We have got Mr. Mohit Bhatia sir, who is CEO of Bank of India. So Hello. thank you so much sir नमस्कार for coming, giving a precious time, guys. इस सेशन का हमारा पर्पस ये है कि लाइक जो मिथ्स वगैरह है उस पर हम बात करें, एग्जिस्टिंग थॉट प्रोसेसेस के ऊपर एंड यूथ पे भी हम बात करेंगे. तो सर अपन बिगिन करते कि लाइक आपकी सर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में या इस सेक्टर में एंट्री कैसे हुई, लाइक किस चीज़ ने सर आपको बूस्टअप का कि या आई वांट टू बी पार्ट ऑफ द बैंकिंग सर्विसेज. तो ये अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. मुझे शुरू से पहले मैं वैसे इंजीनियरिंग मैंने किया है Yes, sir. अपना, और उसके बाद 1 साल इंजीनियरिंग में काम किया. बट एक तो ये था कि फैमिली में हमारे फूफा जी थे, वो इस मतलब आर्मी में थे, मेरे फादर भी आर्मी में थे. उसके बाद रिटायरमेंट के बाद वो मार्केट्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थे, और मैंने देखा कि वो काफ़ी एक होता ना स्टडी करके अंडरस्टैंड करके इन्वेस्टमेंट्स करते थे. और जब आयरॉनिकली जब मार्केट्स में सबसे बड़ी तेज़ी आई 90s के बाद, जिससे पहले उनकी मतलब वो गुजर गए थे, तो वो बेनिफिट नहीं देख पाए. बट देखा कि उनकी फैमिली में सबने बहुत अच्छा बेनिफिट किया जो मार्केट में स्टॉक्स थे और इन्वेस्टमेंट्स की वजह, क्योंकि पोर्टफोलियो जो था वो लॉन्ग टर्म था और रहा था. तो मुझे एक दिमाग में बैक ऑफ माइंड ये था कि इस फील्ड में अगर मैं कुछ कर सकूँगा, अपने नॉलेज यूज़ कर सकूँगा, तो इट कुड बी अ ग्रेट थिंग. इंजीनियरिंग के बाद मैंने MBA किया, और वहाँ पे स्टडीज़ के दौरान मुझे इस एरिया में इंटरेस्ट बना, इन्वेस्टमेंट्स एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. और मैंने ये डिसाइड किया कि अगर मैं फाइनेंशियल सर्विसेज में जाऊँगा तो मैं किसी मार्केट्स ओरिएंटेड प्रोफेशन में ही जाऊँगा. और हमारे कैंपस पे एक म्यूचुअल फंड कंपनी आई थी, और इट वाज PNB म्यूचुअल फंड, और उसने मुझे सेलेक्ट किया, और आई वाज वेरी हैप्पी. और मैंने ज्वाइन किया वहाँ पे. मैंने शुरू किया माय जर्नी एज इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, और उसके बाद मैंने कुछ टाइम बाहर स्पेंड किया US में. मैंने वहाँ पे काम किया और वहाँ पे रहा. फिर मैं जब वापस इंडिया आया तो मैं अगेन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में वापस आया, और तब मैं सेल्स और मार्केटिंग साइड में मैंने अपना मतलब शुरू किया. ओके, सेल्स एंड मार्केटिंग आल्सो. Yeah, so basically started with equity research, then I was in the US where I worked in a different area technology में. और उसके बाद फिर जब वापस आया मैं इंडिया, तो उसके बाद से मैं सेल्स एंड मार्केटिंग फंक्शन में रहा, क्योंकि मुझे ये लगा कि what I enjoy the most is about knowing about things that are happening in the market and trying to assimilate that, and what is the way I can benefit other people also in terms of ensuring that they have financial freedom and benefit from this fantastic product which is mutual fund. तो मेरा most of my time out of the 28 years, करीब 24 साल मैंने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में गुजारे. और शुरू से मुझे एक अट्रैक्शन रहा है इस इंडस्ट्री में, और आई फाइंड इट टू बी समथिंग विच हैज़ बीन वेरी सेटिस्फाइंग फॉर मी. ओके, सो लाइक सर इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री समथिंग लाइक दैट सर, एक मिथ्स रहते हैं, कुछ कन्वेंशनल थॉट्स रहते हैं जो इंसान काफ़ी पुराने समय से चल रहे हैं. तो सर वो कौन से आइडियाज़ है जिस पे लोग बहुत ज़्यादा टाइम से एक तरीके से पकड़ रखे पुराने आइडिया को, जिसको चेंज करना चाहिए एंड उससे थोड़ा बेटर और पॉजिटिव पर्सपेक्टिव की तरफ मूव करना चाहिए? सो आई थिंक एक आपने जैसे बोला ना, कि मैं यही कहूँगा कि एक इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस एंड इन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ऐसा कुछ नहीं है कि देयर इज़ अ फॉर्मूला टू मेक मनी. आई थिंक देयर आर सम फंडामेंटल ट्रूथ्स जो हमेशा होल्ड करेंगे, जैसे कि स्टार्टिंग अर्ली, इन्वेस्टिंग रेगुलरली, एंड गोइंग विद योर एसेट एलोकेशन, इंश्योरिंग दैट अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबा है तो आपके एसेट एलोकेशन में कुछ रिस्कियर एसेट्स भी हैं जो इन्फ्लेशन को अच्छी तरह से बीट करें. तो दोज आर फंडामेंटल ट्रूथ्स. बट उसके अलावा मुझे लगता है कि इतनी डेवलपमेंट्स हैं, इतनी नई मतलब प्रोडक्ट्स हैं, कैटेगरीज हैं, तो एक अप्रोच ऑफ नेवर से नेवर वाला जो है वो नहीं लेना चाहिए. वी शुड हैव आवर आइज एंड ईयर्स ओपन. तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि आप सुनो सबकी पर करो मन की, राइट, पर सुनो सबकी ज़रूर. यस सर. क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है. और ऐसा नहीं है कि आपको एकदम बहुत ही डिटेल में, क्योंकि उसके लिए प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट हैं, उसके लिए प्रोफेशनल मैनेजर्स हैं. बट समझना ज़रूरी है
कि अगर मेरा पोर्टफोलियो आज इतना इन्वेस्ट करूँगा रेगुलरली, तो अगर एंड ऑफ 10 ईयर 15 ईयर 20 ईयर इतना पोर्टफोलियो में रिटर्न्स आएंगे तो किस तरह से आ रहे हैं, क्या ब्रॉड ड्राइवर्स हैं उसके, तो ये जानना ज़रूरी है। और इसके अलावा कुछ नए प्रोडक्ट्स हैं जो उसमें रिटर्न को ऐड कर सकते हैं, रिस्क को कम कर सकते हैं, है ना। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही फॉर लॉन्ग टर्म, उनको निकालना है। तो आई थिंक उस अप्रोच से अगर हम करेंगे तो दैट इज़ आई थिंक द बिगेस्ट फॉर मी लर्निंग माई सेल्फ इन द इंडस्ट्री की कई चीज़ें हैं जो हम लोग मतलब होता है ना कि कहते हैं कि नहीं ये नहीं हो पाएगा या मेरे लिए ठीक नहीं है, बट आगे जाके हम उसको एक ऐसे लेवल पे देते हैं जब ऑलरेडी उसमें काफ़ी एक्टिविटी हो चुकी होती है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको, जैसे हम लोग बात कर रहे थे, अगर आप BSE सेंसेक्स 30 भी देखें तो वो 30 स्टॉक्स जो 1986 में थे और आज जो 2024 में है उसमें सिर्फ 7 स्टॉक्स हैं जो कॉमन हैं। तो उसमें से कई कंपनीज हैं जो बंद हो गई, जो लार्ज कैप से स्मॉल कैप, मिड कैप स्मॉल कैप बन गई, और कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो स्मॉल कैप से मिड कैप बन के लार्ज कैप बन गई। तो आप देखेंगे कि कितना डिफरेंस आया है। IT फॉर एग्जांपल वाज नॉट रिप्रेजेंटेड, टेलीकॉम नहीं था, पर अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं नहीं करूँगा किसी में, तो आप उससे वंचित रह जाते हैं जो रिटर्न इसमें आए। तो मुझे लगता है कि एक तो ये है मिथ कि भाई आप सुनिए और उसको समझिए, और अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं आज की डेट में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में क्वालिफाइड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनसे बात कीजिए, समझिए कि पोर्टफोलियो में किस तरह से डिफरेंस आ सकता है। दैट इज़ वन। सेकेंड, मुझे लगता है कि अगर मुझे एक फ्रेमवर्क देना है जिसके दौरान मैं ये कवर भी करता हूँ कि किस तरह से कुछ ऐसे ख्याल हैं जो हम लोग लेके चलते हैं बट उनमें थोड़ी चेंजेस आनी चाहिए। तो 4 एरियाज़ हैं जहाँ पे हम ध्यान दें तो हमारा पोर्टफोलियो अच्छा रिटर्न दे सकता है। जैसे एसेट एलोकेशन मैंने बोला, एक प्राइमरी चीज़ है कि किस तरह से आपका जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट है या इन्वेस्ट पोर्टफोलियो है वो अलग अलग एसेट क्लासेस में डिवाइडेड है बेस्ड ऑन रिस्क रिटर्न। जो ग्राफ है आपका ब्रॉडली, जिस तरह से आप कितना लॉन्ग टर्म रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कितना वॉलेटिलिटी आप सहन कर सकते हैं रिस्क रिटर्न रेशियो के हिसाब से। दूसरी चीज़ है तो एलोकेशन सिलेक्शन, राइट। तो लोग समझते हैं कि सिर्फ एलोकेशन पे ही ध्यान देंगे। एलोकेशन डिसाइड करता है कि आपकी लेवल ऑफ रिटर्न्स क्या आएंगी, राइट। सेकंड चीज़ जो है वो है सिलेक्शन, कि आपके पोर्टफोलियो में क्या सिक्योरिटीज़ हैं, क्या अगर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है तो उसमें कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, किस कैटेगरी में। तो थर्ड चीज़ है टाइमिंग, और फोर्थ चीज़ है बिहेवियरल बायसेस। तो मैं इन चारों के बारे में थोड़ा बोलता हूँ। एसेट एलोकेशन जैसे हमने देखा, एक्चुअल रिसर्च अगर आप देखेंगे तो एंड इसमें काफ़ी रिसर्च हुई है, तो एसेट एलोकेशन डिक्टेट्स द और कंप्राइजेस द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ रिटर्न दैट द पोर्टफोलियो विल जनरेट। बट लेवल ऑफ रिटर्न 100% ऑफ द लेवल ऑफ रिटर्न जो है वो एसेट एलोकेशन की वजह से आती है। तो मतलब अगर आपको इन्फ्लेशन बीट करना है तो सिर्फ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में रहेंगे तो उससे नहीं हो पाएगा, आपको इक्विटी उसमें ऐड करना पड़ेगा, तभी आप एक कंफर्टेबल रिटायरमेंट किटी क्रिएट कर पाएंगे। उसके बाद जो सिलेक्शन है वो भी इम्पॉर्टेंट है। हमने देखा कि अगर हम आज म्यूचुअल फंड कैटेगरीज देखें, लार्ज कैप कैटेगरी देखें या स्मॉल कैप कैटेगरी देखें या मिड कैप देखेंगे, विद इन कैटेगरी ऑल्सो देर आर डिफरेंसेस। आप देखेंगे लार्ज कैप कैटेगरी में देर इज़ 3 to 4-5% CAGR का डिफरेंस है। सिमिलरली स्मॉल कैप में वर्स्ट टू बेस्ट में करीब 12-14% का CAGR डिफरेंस है ओवर द 5-7 ईयर्स पीरियड। तो लॉन्ग टर्म में दिस कैन मेक अ डिफरेंस। तो इफ़ यू टॉक टू योर डिस्ट्रीब्यूटर्स, फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स, तो दे कैन टेल यू कि भाई विच प्रोडक्ट्स आर डूइंग बेटर, विच आर ओवर द मीडियम टू लॉन्ग टर्म, और उससे आपके पोर्टफोलियो में उसको उस तरह से स्ट्रक्चर कर सकते हैं, राइट। तीसरी चीज़ जिसके बारे में हमने बोला टाइमिंग। सो टाइमिंग, टाइमलीनेस और टाइम स्पेंड, आई थिंक 3 पार्ट्स। टाइमिंग पे आई डोंट थिंक आप कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि उस पर ट्राइंग टू टाइम द मार्केट इज़ एक्चुअली वेस्टिंग योर टाइम। तो उससे बेहतर ये है कि आप टाइमलीनेस, मतलब जल्दी स्टार्ट करें, विच इज़ टाइमलीनेस। तो आप एंड इट इज़ नेवर टू लेट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, वो करें, टाइम टू टाइम टॉप अप करें, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हैव पेशेंस, मतलब स्पेंडिंग टाइम इन द मार्केट। क्योंकि आज की डेट में हम लोग जब म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बात करते हैं, हमने ऑब्जर्व किया कि काफ़ी इन्वेस्टर्स वो देखते हैं कि 3 साल 5 साल, मैं कहूँगा नहीं, आप 20-25 साल की बात कीजिए, जब आप, क्योंकि ये आप एक ऐसा पैसा है जो आप अभी अपनी करंट कंजम्पशन से निकाल के अलग रख रहे हैं, क्योंकि आप फ्यूचर कंजम्पशन में यूज़ करना चाहें। दैट इज़ इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स, राइट।
तो उसके लिए आपको उसको टाइम देना पड़ेगा, राइट? तो 20 से 25 साल दीजिए, द काइंड ऑफ GDP ग्रोथ रेट दैट द कंट्री इज सीइंग, द रिटर्न ऑन इक्विटी एंड मार्केट रिटर्न्स रिफ्लेक्ट अल्टीमेटली दैट यस सर, ग्रोथ, राइट? तो उस रेट पे अगर ग्रो करेगा 20-25 साल में, तो आपकी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट जो आप टॉप अप करते रहेंगे, दैट कैन क्रिएट अ ह्यूज किटी फंड। यस सर, तो दैट इज द थर्ड पार्ट। तो टाइमिंग इज अ वेस्ट अगर आप टाइम करने की कोशिश करेंगे, बट स्पेंडिंग टाइम इन द मार्केट, लेटिंग योर मनी स्पेंड टाइम इन द मार्केट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। फोर्थली, जो मैंने बोला, एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है वो है बिहेवियरल बायसेस का, कि किस तरह से हम इन्वेस्टर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स या डिस्ट्रीब्यूटर रिएक्ट करते हैं मार्केट सिचुएशंस में। हमें ये ध्यान देना है कि मार्केट में जो वॉलेटिलिटी होती है, राइट, छोटी मोटी वॉलेटिलिटी होती है, उसके आगे अगर हम देख सकते हैं कि अगर स्ट्रक्चरली हमारे को स्टोरी अच्छी दिख रही है, मतलब कि मार्केट्स में अब इंडिया जैसे मार्केट है, जिस तरह से हमारे प्रोग्रेस हो रही है, जिस तरह से हमारा ग्लोबल GDP में शेयर बढ़ रहा है, राइट, जिस तरह से रेगुलेटरी इन्वायरमेंट अच्छा हो रहा है, जिस तरह से एक पॉलिसीज अच्छी हो रही हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारे अगले 2 दशक तक GDP ग्रोथ अच्छी स्ट्रांग रहेगी और इंडिया का मार्केट शेयर GDP में बढ़ेगा। तो इसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ये है कि अगर मार्केट शेयर GDP में बढ़ेगा, तो हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन या अपनी स्टॉक मार्केट की वर्थ ग्लोबली बढ़ेगी। तो हम एक तो लोकल पैसा इन्वेस्ट होगा और फॉरेन पैसा भी इंडियन मार्केट में और इंडियन कंपनीज में आएगा। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम लोग इसको बेनिफिट करने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहें। तो जब मैं बिहेवियरल, और ये फोर्थ पॉइंट की बात कर रहा था, बिहेवियरल बायसेस की, तो समटाइम्स ये होता है कि लोग होता है ना, शॉर्ट टर्म की वजह से जल्दी निकल जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि दे डोंट गिव इनफ टाइम। तो अगर आप उसको टाइम देंगे तो आपका पैसा कंपाउंड होगा अच्छे रेट के ऊपर, राइट? और एक अलग, जैसे मैंने बायस बताया, हर्डिंग बायस होता है, जिसमें कि लोग कहते हैं कि जो भाई पहले कर रहे, जो सब लोग कर रहे हैं वही करेंगे। अगर सब लोग लार्ज में डाल रहे हैं तो मैं लार्ज में ही डालूंगा, मैं इसमें नहीं जाऊँगा। बट अगर आप रिसर्च देखें तो पिछले 10 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल का डेटा देखें, डिफरेंस बिटवीन लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कैटेगरी अगर हम देखें एवरेज, तो देर इज़ डिफरेंस ऑफ एटलीस्ट 5 to 6% इन CAGR। एज एन एग्जाम्पल, अगर आपने 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करे लार्ज कैप में 15 साल, पिछले 15 साल में किए थे, तो वो 6 लाख बन जाते, अच्छी रिटर्न है। पर अगर आपने स्मॉल कैप में भी किए होते तो हो सकता है वो 10 से 12 लाख हो जाते, राइट? क्योंकि द डिफरेंस इन रिटर्न और CAGR is helping you compound your money at a better rate। फंड मैनेजर और जो एडवाइस करे हमें कि how we can तो get पोर्टफोलियो, हाँ, मतलब आई एम सेइंग वो कैटेगरी है। हर फंड में अच्छे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कैटेगरी में क्या स्कीम्स आप सेलेक्ट कर रहे हैं अपने एसेट एलोकेशन में, वो भी एक इम्पॉर्टेंट बियरिंग रखती है हमारे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिटर्न्स में लॉन्ग टर्म में। यस सर। तो आपने जैसे मुझसे पूछा, और इसके अलावा अगर आप देखें कि लोगों को लगता है कि NFOs हैं, नए फंड्स हैं, यस सर, या थीमेटिक्स हैं, उसमें लोगों को लगता है नहीं ये अच्छे नहीं होते। ऐसा कुछ नहीं है। अगर अच्छी थीम है, अच्छी टीम है जिसका एक ट्रैक रिकॉर्ड बना हुआ है, टीम की प्रोसेस अच्छी हैं, आइडिया अच्छा है, ओवरऑल मार्केट ट्रेंड के साथ अलाइन हो रहे हैं, हाँ, और अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म में वो थीम और बढ़ेगी तो आई थिंक उसमें थोड़ा एक्सपोजर लेने में नुकसान नहीं है। क्योंकि इसमें म्यूचुअल फंड में, ओपन एंडेड फंड में आपको ये फ़ायदा है कि आप थोड़ा अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और जब आपको सेटिस्फाइड नहीं है तो निकाल भी सकते हैं, राइट? सो लाइक आई सेड अगेन, बिगनिंग विद दैट, कि नेवर से नेवर अप्रोच नहीं चलेगी। आपको ये 4 चीज़ों पे ध्यान दीजिए कि एसेट एलोकेशन, स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन आपका एक स्टार्टिंग फाउंडेशन है आपके पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म, गुड लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के लिए। स्कीम सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसकी वजह से, और कैटेगरी सिलेक्शन क्या करते हैं आप पोर्टफोलियो में, वो इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से डिफरेंसेस लॉन्ग टर्म में दिखने शुरू होंगे आपको। टाइमिंग में मैंने बोला नहीं, टाइमिंग मत कीजिए मार्केट में। ट्राई टू लेट योर मनी स्पेंड मोर टाइम इन द मार्केट, एंड व्हेन आई से टाइम, इट इज़ नॉट 3-5 ईयर्स। अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो 20-25-30 ईयर्स की बात करते हैं। दैट इज़ व्हाट विल रियली क्रिएट very good wealth, you know, which can take care of retirement and other goals that one has। और दूसरा है कि we have to persist to resist behavioral biases, ठीक है ना? persist to resist behavioral biases because ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से
इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स और इन्वेस्टर रिटर्न्स में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, वो हम नहीं चाहते, राइट, कि इन्वेस्टर्स सेटिस्फाइड रहें। तो अगर वो मार्केट में ये बायसेस एज अ मैन्युफैक्चरर विच इज़ म्यूचुअल फंड कंपनी, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हमारे इंटरमीडियरीज हैं, यही हमारा एक, और इन्वेस्टर्स का ये आई वुड से कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये बिहेवियरल बायसेस जो हैं इनको हम रेजिस्ट करें। लेट अस स्पेंड मोर टाइम, बी ओपन माइंडेड, एंड लाइक आई सेड कि भाई सुनो सबकी और करो मन की, कैन बी अ गुड वे टू रियली लुक एट ऑल दिस। बट लाइक आई सेड, आई स्टार्टेड विद दीज फंडामेंटल ट्रूथ्स कि स्टार्ट अर्ली, invest regularly, go with your strategic asset allocation, and have patience, which means let your money spend more time in the market. So I think these are the big pillars of creating a good portfolio for the long term. And sir, let's say if there is a pie, अगर सर किसी ने म्यूचुअल फंड से किसी में कभी इन्वेस्ट नहीं करा है, सो एटलीस्ट एक, क्योंकि सर डिफरेंट एसेट क्लास होती है, फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट, गोल्ड, व्हाटएवर, सो सर एक पाई का कितना परसेंटेज एक म्यूचुअल फंड्स या किसी अच्छे फंड्स पे इन्वेस्ट होना चाहिए? ओवरऑल Just, पोर्टफोलियो it's not- अब हर इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है, Yes, उनके sir, सर्कमस्टांसेस हैं। सो देयर इज, इट इज़ नॉट टू से कि एन एसेट एलोकेशन का वही रोल है कि फर्स्टली आपका डिवीजन बिटवीन फिजिकल एसेट्स एंड यू नो फाइनेंशियल एसेट्स sir. क्या है, उसके अलावा कुछ मनी आप रखते हैं इमरजेंसी वगैरह के लिए। तो यू नो आई थिंक इफ़ यू वर्क विद अ गुड फाइनेंशियल एडवाइजर और डिस्ट्रीब्यूटर, दे कैन गाइड यू ऑन व्हाट प्रोडक्ट्स आर गुड, गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन। तो मेरे हिसाब से दिस इज डिपेंड्स अपॉन हर बंदे की इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस एंड टॉलरेंस लेवल ऑफ रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट होराइजन, राइट। तो अगर आप देखेंगे जो भी चीज़ों में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है उसमें आपको थोड़ा लंबा इन्वेस्टमेंट होराइजन रखना चाहिए। दैट सेड, आई वुड थिंक म्यूचुअल फंड आज की डेट में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लॉन्ग टर्म ही हो। कुछ जैसे मनी मार्केट फंड्स हैं, लिक्विड फंड है, वो आप एज लेस एज 1 वीक 10 डेज के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट, एंड मनी इज़ अवेलेबल क्विकली व्हेन यू रिडीम। सिमिलरली अगर आपको 100% इक्विटी एक्सपोजर नहीं लेना, तो हाइब्रिड फंड्स होते हैं जिसमें आपका 10-20% इक्विटी एक्सपोजर हो सकता है, 35% हो सकता है, यू नो 65% हो सकता है। तो हाइब्रिड फंड्स इज ऑल्सो गुड वे टू स्टार्ट। और लॉट ऑफ पीपल जो सिर्फ फिक्स्ड इनकम में रखते हैं, उनके लिए मेरे ख्याल से हाइब्रिड फंड्स अच्छा रहेगा। और जिन्होंने बिल्कुल ही नहीं ट्राई किया, मेरा सजेशन रहेगा कि लिक्विड फंड्स जो हैं और मनी मार्केट फंड्स हैं, दैट इज़ ऑल्सो गुड वे टू स्टार्ट गेटिंग एन एक्सपोजर टू म्यूचुअल फंड्स एंड सी यू नो द बेनिफिट्स और एक्सपीरियंस द बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। ट्रू सर। एंड सर अब अपन इसको थोड़ा शिफ्ट करते हैं अब आपकी लाइफ की तरफ। सो जो यूथ को सर जो लेसन है, दीज आर ऑल टेक्निकल पॉइंट, जब भी कोई इन्वेस्ट करे सो दे विल गेट एन आइडिया, बट सर हाउ दिस थिंग एक्चुअली वर्क्स। सो सर फर्स्ट ऑफ ऑल एनी 3 बुक्स यू विल सजेस्ट जो हर यूथ को या हर एस्पायरिंग इंसान को जिसको फाइनेंस में अपना वेल्थ बनाना है, पोर्टफोलियो समथिंग लाइक दैट, सो उसमें हेल्प करे सर 3 बुक्स। One is, I think, like I think Psychology of Money Yeah. is a very good book. I think that is something that one should start with. So like, and behavioral again, you know, thinking fast and slow. Okay, I think that's is really again nice book, sir. Yeah, so that is again a book that I would recommend to focus. I think so I'll take another theme, which is basically health and wellness. So I think there's a book called Outlive. Peter Attila, you know, he's a person who's been a doctor, an engineer, and a consultant. So he combines all that and has written a beautiful book called Outlive. Outlive. Okay. तो वो भी पढ़ें because I think it is about क्या कहते हैं ना, health and wealth, Yes, sir. and both are important. So these are the 3 recommendations from my side. Okay. And sir, whenever you have got this spare time or time when you do, so sir उस समय आप क्या करते हैं, आपकी हॉबी क्या है? वैसे बहुत मुश्किल से Yeah, no, spare time no, होना it is easy. I think one, I like to spend सबसे पहले time spend with my family. You Okay. know, my wife, kids, my mother, and you know, so we want to जब भी होता है थोड़ा I love trekking, so going out and spending time in trekking, seeing new places. So travel is one of my things that kind of helps me. Yes, sir. क्या कहते हैं ना, unwind. Yeah. I listen to music all types. Yes, sir. And again, so another thing that helps me clear up my mind is running. Yes, sir. So I am into Say you do running. exercise also on a regular basis. Yeah, I do a little bit of
थोड़ा फिटनेस, लाइक आई सेड कि थोड़ा ट्राइंग टू कीप अप विद द डेली चोर्स. आई थिंक इट हेल्प्स मी क्लियर अप माई माइंड. सो आई डू सम बिट ऑफ रनिंग. या तो मीडियम डिस्टेंस जैसे हाफ मैराथन एंड ऑल. सो दैट इज समथिंग आई डू फ्रॉम टाइम टू टाइम. So those are the things that help me. So running, I think, helps me clear up my mind whenever I'm feeling very tired. So go out for a run. सही, इसमें कोई एक ऐसी स्किल जो आपको लगता है कि आपको पहले अगर आपने सीखी होती तो आपको करियर में अभी मतलब और हेल्प करती है, तो सर यूथ को कौन सी आप एक स्किल बताएंगे जिसका सर आपको रिग्रेट हो कि मुझे उस समय उस चीज़ को सीखना था? इट मे बी एनीथिंग सर. होता ना दी सेंस ऑफ क्यूरोसिटी जो होता है ना, वो हमेशा अलाइव रहनी चाहिए. यस सर. And it's been there with me all the time. I think if I was more curious यस सर. and more outspoken, it would have been even better. ओके. So I have a curious mind कि भाई try to figure out कि भाई किस तरह से चीज़ हो रही है. और मुझे लगता है कि that is something my message to all youngsters, and they already are. I see that. तो मुझे लगता है कि हमारे टाइम में इतना ज़्यादा हम लोग नहीं होते थे, बट आज की डेट में आई सी यंगस्टर्स टू बी वेरी क्यूरियस अबाउट हाउ थिंग्स हैपन. यस सर. क्वेश्चन थिंग्स दैट आर हैपनिंग द वे दे आर हैपनिंग. यस सर. एंड दैट इज समथिंग आई वुड हैव डन even more. Sir, so my younger self was there. thank you so much sir for coming, giving your precious time, and Thank you very much.